प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये हम यहाँ पे बता रहे थे कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B का मतलब है कि A बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, और A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। अगर B बढ़ेगा तो A तो B का वैल्यू घट जाएगा, B का वैल्यू अगर हम बढ़ा देंगे तो A का वैल्यू घट जाएगा। ये तुम्हारा यहाँ पर रिलेशन होता है। अब यही प्रोपोर्शनल रिलेशन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये हमारा हो गया फोर्स, ये हो गया, यहाँ ध्यान देना ये चेंज इन मोमेंटम है, टाइम से डिवाइड कर दिए इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो यहाँ पे हो गया। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हमको इक्वल टू में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन है, इससे हम कोई भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, कोई भी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो जब हम इसको इक्वल टू बनाते हैं तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और यहाँ पर देखो दोनों तरफ m है तो m को कॉमन में ले लिया और v माइनस यू बाई टी कर दिया। कोई बता सकता है कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन। हेलो मैम एक्सेलरेशन। वेरी गुड, ये हो गया एक्सीलरेशन। अब ये k जो हमने डाला यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये k का वैल्यू जो है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ये हमारा इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में इस k का वैल्यू जो है वो 1 है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब भी तुम प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके अगर यहाँ पे कोई वैल्यू, कोई कांस्टेंट डालोगे तो हर समय उसका वैल्यू 1 ही आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में k का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। अगर हम k का वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दे तो हमारा फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। मैंने कहा था कि न्यूटन्स है वो तुमको एक्सप्रेशंस बताता है, जैसे वो फोर्स को निकालने का एक फॉर्मूला भी मिल रहा है, मास इनटू एक्सीलरेशन। और तुम यहाँ से चाहो तो फोर्स को डिफाइन भी कर सकते हो कि फोर्स क्या है, तो इट इज डायरेक्टली proportional to the mass of the body and या फिर force is the product of mass and acceleration। तो यहाँ से तुम फोर्स को डिफाइन भी कर सकते हो, जो तुम हमेशा पुराना डेफिनेशन देते हो या डेफिनेशन को तुम चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब सेकेंड लॉ जो है वो मेजर्स ऑफ फोर्स भी, हम फोर्स को इससे निकाल भी सकते हैं और इसको यहाँ से हम डिफाइन भी कर सकते हैं। नया डेफिनेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो फोर्स के बारे में हम क्या बताए थे कि फोर्स क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारा क्या होता है? वेक्टर होता है। हम लोग स्केलर वेक्टर करते हुए रहे हैं तो फोर्स हमारा वेक्टर है, डायरेक्शन भी होगा। फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? तो फोर्स का डायरेक्शन जिस तरफ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा उसी तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत? फोर्स का फॉर्मूला भी हमें मिल गया, फोर्स बराबर मास इनटू। चलो अब यहाँ से देखो इसका हम एसआई यूनिट निकालेंगे। कोई बता सकता है कि मेरे को फोर्स का एसआई यूनिट क्या न्यूटन। न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड। मैम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस वेरी गुड, मुझे स्क्वायर, वेरी गुड। मुझे दोनों आंसर जो तुम्हारा है न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों सही है। अब यहाँ पे देखो कि जैसे तुम ये एसआई यूनिट निकालोगे फोर्स का, फोर्स का जब एसआई यूनिट निकालेंगे किसी का भी, देखो पहली बार तुम ये चीज पढ़ रहे हो, बता रहे हैं इसको हमेशा यूज करना, किसी का उसको याद नहीं करना है। मैंने जो 7 बेसिक फंडामेंटल बताया बस उसी को याद रखना है। जैसे फोर्स का निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। और मास का एसआई यूनिट क्या होता है? तो केजी। जैसे मैं भूल गई कि क्या एसआई यूनिट है, तो हमने याद था कि मास का केजी होता है और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
तो यही केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हो गया, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों ने कहा कि इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है, जो बिल्कुल सही है। ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही एसआई यूनिट है, लेकिन इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक्चुअली ये लॉ न्यूटन का दिया हुआ है। पहली बार हम लोगों ने फोर्स के बारे में मेजर करने का फॉर्मूला मिला, डेफिनेशन मिला, हमने न्यूटन को ऑनर देने के लिए। जैसे तुम कोई भी एसआई यूनिट यूज करोगे, जैसे ओम है एसआई यूनिट, जैसे फेराड है, तो कोई भी अगर साइंटिस्ट के नेम पर होगा तो इसका मतलब है कि उस साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए उस यूनिट को उसका नाम दे दिया गया है। जैसे न्यूटन हम एसआई यूनिट ही लिखेंगे, जब भी तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो तुम न्यूटन ही बताना। लेकिन अपने दिमाग में इस बात को रखना कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन का मतलब। अब ये नहीं कि न्यूटन ही एसआई यूनिट होता है, ये भूल गए। क्योंकि अगर ये भूल गए और तुमसे पूछा जाएगा कि मान लो कि मैं यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ, तो कितना फोर्स लगा रही हूँ, तो तुम कहोगे कि 1 न्यूटन। तो मेजर करने के लिए क्या न्यूटन साइंटिस्ट को बुलाओगे? नहीं, ये अगर मैंने फोर्स लगाया तो कितना फोर्स लगाया, तो जिस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं वो उसका मास लेंगे और उसमें कितना हैं। ठीक है, तो न्यूटन का मतलब हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुमको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा, और वो क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। एक न्यूटन फोर्स को डिफाइन करो। और ये मैं डिफिनेशन तुम्हें आज बता रही हूँ। किसी भी एसआई यूनिट जो साइंटिस्ट के नेम पर होगा, तुम यही चीज, यही ट्रिक्स जो मैं बताऊंगी यूज करना। जैसे तुम्हें ये पहले तुम लिख दो कि न्यूटन के बराबर होता क्या है, तो केजी होता है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और सबके आगे 1 लगा दो। ये ट्रिक्स याद रखना बेटा। कोई भी एसआई यूनिट जो तुम्हारे साइंटिस्ट के नेम पे होगा वो तुमको डिफाइन करने के लिए आएगा। तो कैसे डिफाइन करोगे, तो पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख करके, और फॉर्मूला लिख करके नॉर्मल एसआई यूनिट जो होता है वो लिख देना और सबके आगे 1 लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो इंग्लिश तो तुम जानते ही हो, एक सेंटेंस केवल फ्रेम करना है। तो कैसे फ्रेम करेंगे, तो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों के पास? फोर्स, ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे ये सेंटेंस और इसी को हम लोग को यूज करना है। फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन if it applied on a body of mass and produces acceleration 1 meter per second to be। अच्छा ठीक से, अगर इसको डिफाइन करना है तो एक सिंपल सा एक सेंटेंस बनाएंगे और हम बताएंगे कि फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन if it applied on a body of mass 1 kg and produces acceleration 1 meter per second square। यही डिफाइन करना है, सिंपल सा। तुम जैसे भी तुमको मन करे डिफाइन कर दो। सबके आगे मैंने 1 लगा दिया है और एक डिफिनेशन बना देना है। इफ, या फिर तुम अपने मन से, तुम देखो इंग्लिश है, इसको कोई ये लॉ नहीं है, तुमको अपने मन से किसी भी तरह से एक सेंटेंस बना देना है। जैसे मन करता है कि तुमको इस तरह से बोलना कि इफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg and produces acceleration 1 meter per second square, then this force is called 1 Newton force। यस, राइट आंसर, बिल्कुल सही है। बात समझ में आया? 1 न्यूटन करोगे, बस एक सिंपल सा एक सेंटेंस बना, बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है? समझ में आया ये सेंटेंस मेरा? यस हेलो, बस एक सेंटेंस बना देना है, 1 लगा देना है सबके आगे और एक सेंटेंस बना देना है, तो ये तुम्हारा डिफाइन हो गया 1 न्यूटन फोर्स। अब देखो मैं इतनी बार, कम आ रहा है, आवाज कम आ रही है, फिर से एक बार रिवाइंड कर दे या फिर तुमको ये डेफिनेशन समझ में आ गया?
मैम ये versus 1 स्नैप पे kg भेज and दीजिएगा। produces, हाँ क्या बोलो क्या बोलो? मैम स्नैप पे भेज दीजिएगा। हेलो, आर्यन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो दिस इज द, हाँ बोलो। भेजिएगा। हाँ भेज देंगे, ये नोट्स भी हम भेज देंगे, और ये अब इसका रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया, डिफाइन हो गया 1 न्यूटन फोर्स, ये हो गया। ये देखो तुम्हारा क्या है, एसआई यूनिट है बेटा, यहाँ ध्यान देना। एसआई यूनिट देखो दो तरह का यूनिट होता है, यहाँ एकदम ध्यान दो बाबू, तुमको न्यूमेरिकल बनाओगे किसी भी बुक में बनाओगे तो तुमको फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन दिया हुआ मिलेगा, या कहीं कहीं पर इसका यूनिट जो है, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, देखो दो तरह का यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, एक एसआई जो एमकेएस पर है और एक सीजीएस है। सीजीएस में इसका यूनिट जो हो जाएगा फोर्स का, सीजीएस में फोर्स का, सीजीएस, सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इसके अगर बेसिस पर हम लोग फोर्स का एसआई यूनिट, फोर्स का यूनिट निकालेंगे, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन, ये होता है। जैसे किलोग्राम, केजी जो होता है दैट इज द एसआई यूनिट, और इसी का जब हम लोग सीजीएस में बोलेंगे तो किलोग्राम का ग्राम हो जाता है। जैसे मीटर इज द एसआई यूनिट, और अगर हम उसको सीजीएस में बोलेंगे तो वो सेंटीमीटर हो जाता है। उसी तरह से जब फोर्स का एसआई यूनिट होगा तो वो न्यूटन होगा, और अगर हम सीजीएस की बात करेंगे तो यहाँ पे डाइन लिखा हुआ रहेगा, 1 न्यूटन की जगह पे 1 डाइन लिखा रहेगा, ठीक है। और इस दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो 1 न्यूटन, जैसे तुम बताते हो ना कि 1 केजी में और ग्राम में क्या रिलेशन होता है, तो 1000 ग्राम होता है ना। इस तरह से न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस स्मॉलर यूनिट होता है, तो सीजीएस यूनिट क्या हो गया, वो डाइन हो गया, फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन। और डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये तुम्हारा रिलेशन हो गया। फोर्स का ये यूनिट जो है, ये यूनिट जो है, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब तुम यही यूनिट सब जगह यूज करोगे, एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं इसको, हम लोग यही यूनिट यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी जब तुम न्यूमेरिकल बनाओगे तो वहां पर फोर्स जो है वो इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा, फोर्स दिया हुआ रहेगा 1 केजी वेट, ये इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, या 1 ग्राम वेट ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। तो ये भी फोर्स को ही इंडिकेट कर रहा है, ये ध्यान में रखना। जब तुम न्यूमेरिकल बनाओगे तो इस तरह का भी यूनिट फोर्स के साथ मिलेगा। इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। ये यूनिट कौन सा यूनिट कहलाएगा, तो ये ग्रेविटेशनल। जब तुम न्यूमेरिकल जो बना रहा होगा, अगर इस तरह का यूनिट आए तो तुम समझ जाना कि ये फोर्स ही है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। ये ग्रेविटेशनल यूनिट भी सेम चीज है, प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन जो होता है ना बेटा, इसमें एक्सीलरेशन जो होता है ये भी वही है, मास इनटू एक्सीलरेशन ही है, लेकिन इसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो हम लोग पढ़ते हैं ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला एक्सीलरेशन होगा, इसलिए इसको ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। और यहाँ पे जो हम एक्सीलरेशन पढ़ते हैं तो ये एक्सीलरेशन नॉर्मल जो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सीलरेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये मूव किया, तो इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट थोड़ी होगा, हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा मूव करेगा। तो ये मूवमेंट जो है, ये यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है, ये एक्सीलरेशन ये हमारे फोर्स पर डिपेंड कर रहा है कि हम इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन अगर किसी ग्रेविटेशनल, मान लो कि हम यहाँ से इसको गिरा रहे हैं
तो ये जो एक्सीलरेशन होगा, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और अगर इस तरह का तुमको फोर्स दिया हुआ रहेगा तो तुम इसको फोर्स ही समझना, और ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। केजी वेट अगर मैम लिखा हुआ है या, हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैम मैम फिजिक्स में हाँ, वेट को ही फोर्स कहा जाता है और मास को ही, यस यस, जैसे और नहीं बेटा, मैथमेटिक्स में जो वेट होता है उसको फिजिक्स में मास कहा जाता है। नहीं एकदम गलत बोल रहा है बेटा। वेट, वेट और मास दोनों में बहुत डिफरेंस है, चाहे तुम फिजिक्स पढ़ो चाहे तुम मैथमेटिक्स पढ़ो। वेट और मास दोनों में डिफरेंस है। मास का मतलब होता है द मटेरियल कंटेंट बाय द बॉडी। जैसे मैंने अगर कहा कि ये पेन का मास बताओ, तो मास का मैम मतलब है कि, हाँ बोलो। मैम मास कांस्टेंट रहता है और वेट हाँ कांस्टेंट नहीं रहता। नहीं, हाँ तुम वो उसका ये बता रहे हो, डिफरेंस बता रहे हो। पहले मास और वेट क्या है इसको समझो, और क्यों हम लोग मास और वेट को एक टर्म में लिख देते हैं, बस वो हम बताना चाह रहे हैं। जैसे तुम वेट मेजर करने जाते हो तो भी उसका एसआई यूनिट केजी लिखते हो, जबकि वेट क्या, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इसका यूनिट न्यूटन होना चाहिए। तुम अपना वेट मेजर करते हो ना, अभी मैं पूछूंगी कि तुम बताओ अपना वेट क्या है, तो तुम क्या बताते हो? अगर तुम्हारा वेट मान लो 50 है, तो तुम 50 न्यूटन बोलते हो या 50 केजी बोलते हो? तुम 50 केजी बोलते हो ना जी, केजी बोलते हो कि न्यूटन बोलते हो? केजी। केजी बोलते हो, हाँ। अब वही चीज तुमको हम बताना, क्यों केजी बोलते हैं, जब ये गलत है तो ये क्यों बोलते हैं हम लोग, यही बताना हम चाह रहे हैं। वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है? जैसे अगर हम पूछे कि इस पेन का मास क्या है, तो ये पेन जिस चीज से बना है, जिस अमाउंट से, जिस मटेरियल से बना है, उस मटेरियल का जब अगर हम क्वांटिटी मेजर कर दे तो वो इसका मास कहलाएगा। मतलब इसमें कितना ग्राम ये प्लास्टिक यूज हुआ, कितने ग्राम का रिफिल यूज हुआ, कितने ग्राम का ये तुम्हारा इसका जो ये है, ये सब कितने ग्राम का है, सबको लिख करके जोड़ देंगे तो वो इसका मास कहलाएगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करेंगे तो वेट का मतलब है कि जो मास आता है, जैसे मान लो इसका मास जो भी आया, उसमें अगर हम 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो वेट हो जाता है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ड्यू टू विच अ बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर पर वो अट्रैक्ट होता है, तो अर्थ के सेंटर से हमें एक्सेलरेशन कितना मिलता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास तुम्हारा m हुआ, और इसी m में अगर हम g को मल्टीप्लाई कर दिए तब ये वेट बन जाता है। और weight is a type of force। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो हम लोग वेट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन रखते हैं। अब तुम कहोगे कि मेरे मैथमेटिक्स हो गया, तो ये जो जी है, पेन हो चाहे ये क्यूब हो, चाहे तुम हो चाहे हम हैं, सबको ये जी कितना मिल रहा है? सबको जी तो तुमको 9.8 ही ना मिल रहा है, सबको जी 9.8 मिल रहा है। तो ये जी एक्चुअली सब में कॉमन होता है। इसलिए मैंने क्या कहा कि वेट 50 केजी लिखते हैं, 50 न्यूटन क्यों नहीं लिखते हैं? यहाँ पे एक्चुअली अगर वेट को लिखना है तो 50 इंटू 9.8 लिखेंगे, दिस इज आवर वेट, ये हमारा वेट है। लेकिन 9.8 को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये 9.8 तो सब पे लग रहा है, सब पे लग रहा है, इसलिए इस कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम लोग 50 ही लिखते हैं। और जब 50 लिखते हैं तब हम लोग केजी लगा देते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो मैथमेटिक्स में भी इजी करने के लिए तुम केजी लगा दियो, लेकिन तुम फिजिक्स में ऐसा नहीं कर सकते हो। फिजिक्स में जब भी तुमको करना होगा, वेट की बात होगी, तो तुमको वहां पे 9.8 से मल्टीप्लाई करना होगा। किसी बॉडी का मास अगर दिया हुआ है 50 केजी और अगर वेट निकालना है तो उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आया? वेट और मास का डिफरेंस समझ में आया? और क्यों हम लोग क्यों मैथमेटिक्स में दोनों टर्म को सेम कर देते हो? क्योंकि जी कांस्टेंट होता है, हर बॉडी पर जी जो है वो सेम लगता है, इसलिए वहां पे तुम कांस्टेंट कर देते हो। लेकिन अगर अलग अलग तुमको बताना है तो अलग अलग ही डिफाइन करना है। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हारा वेट लेता है, लेकिन लिखता किसमें है? केजी में लिखता है, न्यूटन में नहीं लिखता है। क्योंकि वो क्या होता है कि कांस्टेंट है, ट्रेडिशनल है, ट्रेंड को फॉलो करता है, और वहां पे वो मास को ही मेजर करता है। हमारा जो वेट होता है, वो जो हम वेट मेजर करते हैं, वो दैट इज
केजी जो लिखते हैं वो हमारा मास होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हमें अभी फिलहाल यही दो चीज की जरूरत है कि एसआई यूनिट जो होता है फोर्स का वो न्यूटन होता है और सीजीएस में डाइन होता है। अगर ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो हम केजी वेट भी यूज कर सकते हैं और ग्राम वेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया कि क्या इसका एसआई यूनिट होता है। अब एक क्वेश्चन है कि हम ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या इसका एप्लीकेशंस है, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का क्या एप्लीकेशन है, ये लॉ जो न्यूटन्स ने दिया क्यों दिया, अब इसका हम यूज पढ़ेंगे कि क्यों इसको हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि यही न्यूटन्स का लॉ है। एप्लीकेशन में इसका एप्लीकेशन भरा हुआ है डेली लाइफ में। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ, सब कोई घर पे बैठे हुए हो, एक चीज केवल ये बताओ कि अगर तुमने क्रिकेट मैच देखा होगा और क्रिकेट मैच में देखा होगा कि जब कोई फास्ट बॉल आता है और फील्डर को जब उसे कैच करना होता है तो तुम देखोगे वो हाथ को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में हैंड को मूव करेगा और तब वो बॉल को कैच करता है। या तुम भी अगर क्रिकेट खेलते होगे तो ये देखा होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल तुमको बता रही हूँ, तुम सोचना और मेरे को आंसर करना कि अगर कोई बहुत तेज से बॉल आ रहा है तो तुम उसको कैच करने के लिए तुम थोड़ा हाथ को पीछे करते हो। ये क्यों इतना स्टाइल दे रहे हैं, हम पीछे क्यों कर रहे हैं, बॉल आ रहा है डायरेक्ट जाके हम उसको पकड़ लें। मैम क्योंकि हाथ का मैम फोर्स पीछे पड़ता है करने ना, से अगर डायरेक्ट फोर्स मैम कम क्योंकि हमें चोट पड़ता ना है। लगे हाथ। मगर हाथ बोलो को बोलो पीछे नहीं करेंगे ना तो बॉल टकरा के वापस गिर जाए। क्यों गिर जाएगा, दिस इज माई क्वेश्चन। ये तो सब जानता है, कोई भी बता देगा कि वो हाथ से लगेगा गिर जाएगा, क्यों हाथ से लग के गिर गया, दिस इज माई क्वेश्चन। मैम क्योंकि उसको टाइम ज्यादा मिलेगा। क्या चीज का, क्यों टाइम ज्यादा दे रहे हो तुम, क्या चीज का टाइम दे रहे हो ज्यादा और क्यों दे रहे हो। देखो मेरा बहुत अच्छे हम लोग टॉपिक पर हैं लेकिन टाइम हम लोग का खत्म होने वाला है। एक और हम बोलते हैं, सोचोगे, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। एक चीज और है, बॉक्सिंग प्लेयर देखा है ना, बॉक्सिंग जब होता है तुम लोग को बहुत मजा आता है, घर पे भी बॉक्सिंग करते हो। तुम बॉक्सिंग में देखते होगे जब कोई अपोनेंट टीम, उसमें तो होता है कि वो मारेगा, मारने के लिए वो लोग खेलता है, तो जब देखते होगे कि कोई अपोनेंट टीम अपना वो बॉक्सिंग वो उसके पंच मारता है जब किसी अपोनेंट टीम के फेस पर, तो अपोनेंट टीम वाला जो है अपना फेस है पीछे कर लेता है। या मम्मी भी तुम लोग को कभी कभी मारती होगी, तुमको लगता होगा बहुत जोर से मम्मी मारने वाली है, तो अपने फेस को पीछे करते हो। घर पे हो तो तुम भाग भी जाते होगे, लेकिन बॉक्सिंग में भागने का तो कोई चांस नहीं रहता, वहां तो मार खाना ही है। तो मार खाने से पहले वो अपने फेस को पीछे करता है। क्यों पीछे करता है? मैम ताकि फिर वेलोसिटी कम हो तो फोर्स, मैम मोमेंटम कम होगा जिससे फोर्स कम लगेगा। मोमेंटम कम होगा तो फोर्स कम लगेगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तुम ना बस जितना भी मैंने एक्सप्रेशंस कहा तुम अपने दिमाग में बस यही चीज एक ये वाला एक्सप्रेशन एकदम सेट कर लो। क्या सेट कर लोगे, तो मैंने तुम्हें अभी जस्ट बताया था कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब B का मतलब होता है B बढ़ेगा तो A बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब इस एक्सप्रेशन में देखो, ये है चेंज इन मोमेंटम, ये है टाइम और ये है फोर्स। अगर हम चेंज इन मोमेंटम के टाइम को बढ़ा दे, किसका टाइम, चेंज इन मोमेंटम के टाइम को बढ़ा दे तो फोर्स क्या हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा? कम ऑन फास्ट।